बताया गया है, तो वो आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। स्टैटिस्टिक्स के बारे में और ग्राफ के बारे में मैंने आपको मोशन चैप्टर में बताया कि ग्राफ हम क्यों ड्रॉ करते हैं और उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फायदे क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा उसी को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले डेटा, डेटा कोई कोई डाटा बोलते हैं, डजंट मैटर, स्पेलिंग्स आपको सही पता होनी चाहिए। डेटा, डेटा होता क्या है, व्हाट इज डेटा। सबको पता है डेटा क्या होता है, आपको फिफ्थ सिक्स क्लास से बताया गया है कि डेटा एक्चुअली क्या किसको कहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग डेटा जब वर्ड सुनते हैं तो उसके उससे आपके दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन आती है, आप क्या समझते हो डेटा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेटा। यस, इंफॉर्मेशन, यस। इम्पोर्टेंट और यूजलेस हमें नहीं पता मतलब, बट हाँ, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है या हमें चाहिए, वो डेटा होता है ना। और डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल हो या अल्फाबेटिकल हो, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। आप अपने डेली यूज में बहुत सारे डेटा, बहुत टाइप के डेटा को यूज करते हो। तो जो स्टार्टिंग की थ्योरी इस चैप्टर की थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसको प्लीज ध्यान से समझ लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है। टेंथ में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे थ्योरेटिकली भी, दैट्स वाई ये अभी आपको बेसिक क्लियर हो जाने चाहिए। द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जो भी हम कलेक्ट करते हैं किसी पर्पस के लिए, समटाइम्स बिना पर्पस के भी कर लेते हैं, अनइंटेंशनली, आगे हम उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, आर कॉल्ड डेटा। डेटा इज द प्लूरल फॉर्म, ये इन्होंने उसका ओरिजिन बताया हुआ कि डेटम होता है लैटिन वर्ड, उसी का प्लूरल फॉर्म है। यस। सो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, जिसे हम खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा डेटा जिसे यूजर खुद कलेक्ट करता है खुद के ही यूज के लिए। द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर अ डेफिनेट प्लान और पर्पस इज नोन एज प्राइमरी डेटा। मुझे कोई डेटा चाहिए अपने यूज के लिए, मुझे अगर इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए, आप सभी स्टूडेंट्स की, ऑब्वियसली मुझे अपने यूज के लिए चाहिए या अपने इंस्टीट्यूट के यूज के लिए चाहिए, तो वो मेरा प्राइमरी डेटा है, बिकॉज उसको मैं यूज करने वाला हूँ। सेकंड टाइप का डेटा होता है सेकेंडरी डेटा, जो कलेक्ट तो कोई और करता है लेकिन यूज कोई और करता है। द डेटा कलेक्टेड बाय समवन एंड यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। मींस मेरी, मुझसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने मांग ली, या फिर किसी और गवर्नमेंट ने मांग ली कि हाँ भाई आपके इंस्टीट्यूट में कितने लोग कितने बच्चे पढ़ते हैं एंड ऑल, तो उनके लिए वो एक सेकेंडरी डेटा होगा। यस, सर्वे आर ऑल्सो लाइक दैट। सर्वे होते हैं, आपको मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां पर बहुत लोग आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आपको प्राइस मिलेगा, हॉलीडेज मिलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, फॉर्म्स आपसे कलेक्ट कर लिखवा लेते हैं, भरवा लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करके फिर दूसरों को सेल भी करते हैं। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के पास में या आपके पास में फोन है, तो आपके पास कंपनीज के फोन आते हैं कि जी ये ऑफर है, या फिर ये हमारी स्कीम है। बहुत सारे ऑफर्स ऐसे आपको फोन्स आते हैं क्रेडिट कार्ड्स के एंड ऑल। तो वो उनको आपका नंबर कहाँ से मिलता है, वो खुद कलेक्ट नहीं करते हैं, वो आपका नंबर लेते हैं सोशल मीडिया की साइट से, या फिर जो आपने कभी कहीं पर फॉर्म भरा होगा, तो वो कंपनीज होती है जो डेटा कलेक्ट करके दूसरी कंपनीज को बेचती हैं। सेकेंडरी डेटा इसको बोलते हैं। बहुत सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, और सेकेंडरी डेटा सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा है, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कलेक्ट किया जाता है और फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को बेचा जाता है, भरा जाता है। आप कई बार वेबसाइट्स खोलते हो तो उसमें वो सबसे पहले फॉर्म लिखा जाता है कि अ, ये इंफॉर्मेशन भरिए, वो फॉर्म आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और आपने जो साइट खोली है, सपोज करो आपने एक कोई शॉपिंग की साइट खोली है, उस पर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो बार बार,
है ना, या तो स्कूल बैग या बुक। तो आपको देखोगे, अगर आपने कभी यूज करा है, तो आपकी सोशल साइट्स पर उसी से रिलेटेड एड्स आते हैं हमेशा। वेदर यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम या कोई और साइट यूज कर रहे हो, तो आपके जो साइट्स पे एड्स आएंगे वो उसी से रिलेटेड आएंगे जो आपने कभी सर्च किया होगा। तो वो सारी भी इंफॉर्मेशन होती है जो बेची जाती हैं, सेल की जाती हैं दूसरे लोगों को। ठीक है, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ऐसे डेटा जो कलेक्ट कोई और करता है और यूज कोई और करता है, उसको हम सेकेंडरी डेटा। रॉ डेटा आपको पता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी कलेक्टेबल इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। सपोज करो आप अपनी क्लास में गए और आपने हेड काउंट कर लिया कि मेरी क्लास में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं। आपने हेड काउंट कर लिया और टीचर को बता दिया आज इतने स्टूडेंट्स आए हैं। वो एक रॉ डेटा है, उससे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। यू नो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, बट यू डोंट नो कि कौन से स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, है ना। तो रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा, अनदर एग्जांपल की मैंने आपको एक पेपर दिया और बोला कि आपने स्कूल में जाओ और इस पर उन स्टूडेंट्स के नाम लिखो जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है। आपने उनके नाम लिख लिए कि रवि है, ये फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, यश है, या कोई भी जो भी नाम है, उनके नाम लिख लिए। अब मैंने, आपने मुझे नाम तो लाकर दे दिए, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे उससे नाम तो पता चले, लेकिन ना तो मुझे उनका कांटेक्ट पता है, ना ही मुझे उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता है। वो अनग्रुप डेटा है, रॉ डेटा है। अब उसको अगर मुझे यूज करना है तो ऑब्वियसली उसको मुझे ग्रुप करना होगा, और उसके साथ में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी, है ना। तो रॉ डेटा इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। उस डेटा को ग्रुप्ड करना या फिर उसको और इंफॉर्मेटिव बनाना, उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ग्रुप डेटा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स आते हैं। आपको मार्क्स से रिलेटेड ग्रुप्स चाहिए, आपको एज से रिलेटेड ग्रुप्स चाहिए, आपको स्टूडेंट्स की हाइट से रिलेटेड ग्रुप्स चाहिए, स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स से रिलेटेड, कितने बच्चे फेल हुए उससे रिलेटेड। बहुत बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन होती हैं जिसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। सबका क्राइटेरिया अलग हो सकता है, सबकी इंफॉर्मेशन जिसको जैसी चाहिए उसके हिसाब से वो अपने क्राइटेरिया सेट कर सकता है कि वो ग्रुप किस वे में करना चाहते हैं। मैं ग्रुप करना चाहता हूँ आपको आपके मार्क्स के बेस पर, है ना। आपके पेरेंट्स आपको ग्रुप करना चाहते हैं कि इस एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको इतनी पॉकेट में नहीं मिलेगी, जो इस एज के ग्रुप के बच्चे हैं हमारे घर में उनको इतनी पॉकेट में नहीं मिलेगी, कुछ भी टाइप का। ठीक है। बुक सेलर जब बुक सेल करता है तो पहले तो ये डिपेंड करता है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन रखता भी आदित्य है या नहीं रखता है। तो आपका क्वेश्चन ही अभी वो है, क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है वंश। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इनकेस आपको डेफिनेशंस चाहिए तो आप उसमें से देख सकते हो। लिखने के लिए सिर्फ इसमें जो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंस बिटवीन रॉ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, इस बारे में पूछ सकते हैं कि टू टाइप्स के डेटा बताइए, और डेटा क्या होता है उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती हैं तो वो आप याद कर सकते हो, आपकी बुक में दी हुई है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? डेटा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? when a data is collected, it is to be presented in the form which can be easily analyzed and interpreted. So अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल भी होता है, टेबलर भी होता है, दोनों ही आपके कोर्स में है। टेबलर मीन्स टेबल्स बनानी है, ग्राफिकल मीन्स आपको ग्राफ्स बनाने हैं। ग्राफ्स में भी अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, बार ग्राफ होता है ना, पाई चार्ट होता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सिर्फ और सिर्फ इसलिए जरूरी होती है जिससे हम अपने डेटा को ठीक से एनालाइज कर सकें और उससे हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली मिल जाए। एक ही पेपर पर अगर मैंने 100 नाम लिख दिए और उसमें मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है कि मुझे कौन सा नाम चाहिए, या किस एज ग्रुप के पर्सन चाहिए, या किस मार्क्स वाले, हाईएस्ट मार्क्स वाले पर्सन चाहिए, लोएस्ट मार्क्स वाले पर्सन चाहिए, अगर वो डेटा ठीक से प्रेजेंटेड नहीं है तो मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, या फिर मार्क्स के बेस पर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, या फिर उनकी एज के बेस पर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो वो मुझे काफी हद तक इजीली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड
करा देगा। फॉर एक्स बार ग्राफ, हाँ, बार ग्राफ वगैरह वो हम सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप के ग्राफ्स हैं। डेटा प्रेजेंटेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे इजी जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता लेकिन फिर भी वो एक ऑर्गेनाइज वे है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्रेजेंट करना। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज का पता चल जाता है, और रेंज ऑफ डेटा भी पता चल जाती है। रेंज ऑफ डेटा सबको पता है, व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रेंज ऑफ दिस डेटा, तो आप क्या कैलकुलेट करके बताते हो, कैन यू टेल मी। रेंज ऑफ डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको सेवन्थ क्लास में बताया होगा। व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा, हाउ डू यू कैलकुलेट रेंज ऑफ डेटा, बताइए बताइए। देख कर नहीं बताना है, अगर कभी गूगल करने लग जाओ तो करके। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। रेंज ऑफ डेटा होता है, कुछ सब ट्रैक करते हैं, हाँ कुछ सब ट्रैक करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं, दैट इज रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपका जो डेटा है वो किस वैल्यू से स्टार्ट होता है और किस वैल्यू पर खत्म हो जाता है, उसके बीच की रेंज क्या है। ठीक है। जैसे इस केस में ये पहले रॉ डेटा है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर करें, अगर मैं यहीं से आपको से रेंज ऑफ डेटा पूछने लगूं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा सबसे छोटा नंबर है, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि रेंज ऑफ डेटा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ योर डेटा। तो ये रॉ डेटा है, क्योंकि ये ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है ना ही किसी पैटर्न में ये अरेंज्ड है। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो वो कुछ इस तरह से होगा, 25, 36 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब आप देखकर, जब आपको मैंने बोल दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप बिना देखे बता सकते हो कि लोएस्ट वैल्यू जो होगी वो 25 होगी और हाईएस्ट वैल्यू 62 होगी। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आपको ढूंढना पड़ता अरे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये रहा 25। अगर ये बहुत सारे नंबर्स होते तो उसमें और ढूंढना मुश्किल हो जाता। सो यहाँ पर यू नो लोएस्ट वैल्यू 25 एंड हाईएस्ट वैल्यू 62। तो रेंज ऑफ डेटा अगर आपको कैलकुलेट करना है, आप क्या करोगे, 62 में से 25 को माइनस कर दोगे। ठीक है। सो दैट वुड बी योर, ओके सॉरी, ठीक है, लास्ट में 95 आ जाएगा। फाइन। तो रेंज ऑफ डेटा क्या हो जाएगी, 95 माइनस 25, दैट गिव्स यू रेंज। रेंज आपने करा है या नहीं करा है, पहले बताओ किस किसने किया हुआ है रेंज ऑफ डेटा, क्योंकि किसी ने आंसर तो दिया नहीं वंश के अलावा। ओके संस्कृति किया है, लो 95 यहाँ पर। ठीक है। तो रेंज ऑफ डेटा जब भी कैलकुलेट करने के लिए आएगा, आप हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे, सिंपल। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ये। 1 मार्क का एज इन सेपरेटली नहीं आएगा, 1 मार्क का एज इन क्वेश्चन होगा जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन की टेबल बनाओ, उसके साथ में रेंज बताओ, इस तरह से। तो आप सॉल्व करके बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में ही, डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक ग्रुप्ड होता है एक अनग्रुप्ड होता है, उसमें भी फिर और वेरियस वेराइटीज होती है, पर पहले आपका जो मेन कंसर्न है वो है ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड वाला आपको पता है, ग्रुप्ड वाले आपने किया हुआ है, एंड अनग्रुप्ड। ठीक है। अनग्रुप्ड में, तो अनग्रुप्ड में क्या होता है, आप ग्रुप्स नहीं बनाते। ठीक है। अनग्रुप्ड में आप टेबल नहीं बनाते, सपोज करो आपको टेबल बनाते हो बट उसमें ग्रुप्स नहीं बनाते। ये आपको मार्क्स दिए हुए 30 स्टूडेंट्स के, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और उन मार्क्स को आपको टेबलर फॉर्म में लिखना है। तो इनकी जो टेबलर फॉर्म है हम इस तरह से बना देते हैं, यहाँ मार्क्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। टेबल्स बनाने में मैं आपको बता दूं, मैंने
टैली मार्क्स का यूज नहीं किया है, बिकॉज नाइन्थ में बहुत सारे स्कूल्स में टैली मार्क्स का यूज नहीं कराते, बहुत सारे में कराते हैं। अगर आपके स्कूल में टैली मार्क्स का यूज करवा रहे हैं तो आपको टैली मार्क्स बनाने हैं। अगर आपके स्कूल में टैली मार्क्स का यूज नहीं हो रहा है, टीचर स्किप कर देते हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर किसी को टैली मार्क्स नहीं आते हैं लगाने तो फिर पूछ लेना मेरे से, ये तो नहीं कहूंगा कि फिफ्थ या सिक्स क्लास में जाके फिर से सीख लो, तो पूछ लेना। वैसे आई एम श्योर कि आपको पता होगा टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, मार्क करते हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ देख लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनकी हमने टेबल बना ली, 10 20 30 40 50 56 60 70, और फिर हमने देख लिया कि ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं इस टेबल में। बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइज हो जाएगी आपके लिए, और कोई खास आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा कि 10 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार रिपीट हुआ है। 20 कितने मार्क्स जो आए हैं, कितने बच्चों के 20 मार्क्स आए, एक ही बच्चे के 20 मार्क्स आए। 36 कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के आए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना। ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, ये इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, और ये टेबल भी इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये टेबल कब काम आती है मोस्टली, जब आपके पास वैल्यूज न्यूमेरिकल नहीं होती। सपोज करो मैंने आपसे पूछा, जो शायद आपकी बुक में क्वेश्चन दिया भी होगा, कि ये इस तरह से ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं, है ना। और इसकी टेबल बनानी है, तो उस केस में आप इस टेबल का यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्लड ग्रुप्स की जो क्वांटिटीज या जो फॉर्म होती है या जो टाइप्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं। उसमें कोई रेंज नहीं होती कि ए से लेकर बी तक का कितने का ब्लड ग्रुप है, या बी से लेकर ओ तक का किसका ब्लड ग्रुप है। नो, जिसका ए है उसका ए ही होगा, जिसका बी है उसका बी होगा, जिसका ए बी है उसका ए बी होगा। ये फिक्स वैल्यूज हैं, तो इनको हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। इनको आपको अगर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप ये वाली टेबल का यूज करोगे, जिसे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो मोस्टली ये टेबल न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं, जो ऐसी वैल्यूज होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उसके लिए यूज करते हैं। जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि अनग्रुप्ड का यूज ठीक से कहाँ पर हमारा होता है। यहाँ इस केस में अनग्रुप्ड टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपको इतने सारे तो रोज बनाने पड़े, कॉलम्स बनाने पड़े दो, और इतने सारे रोज बनाने पड़े, तब भी आपको इन्फॉर्मेशन एक ठीक तरह से नहीं मिल रही। कहाँ इनमें डिफरेंस 10 का, यहाँ पर फिर कितने का 16 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 4 का। तो ये एक ठीक वे नहीं है किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने का। नो, यू डोंट नीड टू राइट दिस। समझना है, अगर आपको समझ ये लगता है कि आप भूल जाओगे तो बिल्कुल लिख सकते हो, बट अगेन आप टाइम ज्यादा लगाओगे तो बेटर है आप रिकॉर्डिंग देखकर इसको लिख लेना। डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और इसी में आप मोस्टली काम करते हो। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम ग्रुप्स बना देते हैं। ग्रुप्स, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, और इसके टाइप्स भी आपके इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। when data has large number of values or entries and most of them are distinct, ज्यादातर वो सेपरेट होती हैं वैल्यूज, है ना, डिफरेंट होती हैं, तो उनकी हम अनग्रुप्ड अगर टेबल बनाने लग जाएंगे अनग्रुप्ड डेटा की, तो बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में या नॉन कॉन्टिन्यूस, इनकॉन्टिन्यूस। इस तरह से ग्रुपिंग होती है। मैं टेबल से ही बता देता हूँ कि किसको क्या कहते हैं। ये सपोज करो एक टेबल है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और यहाँ पर क्लास इंटरवल है। तो ये जो होती है इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। ये लोअर क्लास लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है। एंड ये एक कॉन्टिन्यूस टाइप का ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस टाइप का ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की जो मैक्सिमम लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, वो
नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको हम कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके बारे में आपको पता होगा कि जब हम 0 से 10 के बीच की वैल्यू लेते हैं तो उसमें 10 को काउंट नहीं करते हैं। मीन्स 0 से 10 के बीच में 10 से छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी, 10 काउंटेड नहीं होगा। यस। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही बात है कि 0 से 10 अगर आपने लिखा है तो 10 वाला जो होगा, जिसके मार्क्स 10 आए हैं, सपोज करो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इसमें जो 10 मार्क्स जिनके आए हैं वो इसमें काउंट नहीं होगा। वो 10 मार्क्स वाला किस में काउंट होगा? 10 से 20 में। और 20 वाला इसमें काउंट नहीं होगा, वो इसमें काउंट होगा। सो मैक्सिमम लिमिट जो अपर लिमिट होती है उससे छोटी छोटी वैल्यूज हम इसमें काउंट करते हैं। 0 से 10 में 10 वाले काउंट नहीं होंगे, 10 से 20 वाले में 20 वाले काउंट नहीं होंगे, 20 से 30 में 30 वाले काउंट नहीं होंगे, एंड सो ऑन। इसको हम कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती वो कैसी होती है? उसमें एक एक का डिफरेंस होता है, मोस्टली एक एक का होता है, ज्यादा का भी हो सकता है बट मोस्टली एक का। जैसे 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 20 to 29। इस केस में 0 to 9 है तो 9 वाले ही इसमें आएंगे। वैसे इनको हमें कॉन्टिन्यूस करना होता है, हम इनको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, बट जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हम तभी करेंगे। ये अनग्रुप्ड होता है। ठीक है, ये ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एज वंश सेड, कि हमें यही याद रखना है, 0 से 10 वाले में 10 काउंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट वाली क्लास में आएगा। इनको हम फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि कितने बच्चों के मार्क्स के बीच में आए हैं, कितने बच्चों के मार्क्स। मीन 0 से 10 के स्टूडेंट्स जो मार्क्स है वो 6 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 से 20 के जो मार्क्स है वो 7 स्टूडेंट्स के आए हैं, एंड सो ऑन। सो ये है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल आपके लिए। आप जब भी क्वेश्चंस करोगे तो आपकी अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं भी है तो आपको कॉन्टिन्यूस बनानी पड़ेंगी। आप कभी भी नॉन कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल के साथ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके क्वेश्चंस जब आएंगे तब आप समझ जाओगे कि व्हाट आई एम सेइंग। ये मैं आपको थ्योरी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लिखने के लिए आ जाती है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनको अब हम कर रहे हैं। एक तो एक्सक्लूसिव फॉर्म, जिसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। ये इस नाम से आएगा, इस नाम से नहीं आएगा। मोस्टली इसको यूज करते हैं कि एक्सक्लूसिव फॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, इंक्लूसिव फॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। एक्सक्लूसिव से आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्सक्लूसिव मीन्स जिसमें हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, मीन्स जिसको आप कॉन्टिन्यूस बोलते हो। ठीक है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज एक्सक्लूडेड एंड लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। मीन्स अगर हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल 0 से 10 लिया है तो इसमें 10 एक्सक्लूडेड होगा, हम 10 को काउंट नहीं करेंगे, 0 को काउंट करेंगे। इसमें हम 10 को काउंट करेंगे लेकिन 20 को काउंट नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूडेड होगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूस फॉर्म, जो अभी मैंने आपको बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको आप, ये सिर्फ हेडिंग्स को आप लिख लो चाहे तो, क्योंकि इनके जब आपके पास नाम होंगे, फेमिलियर होंगे, तो आप उनकी डेफिनेशंस या उनको देखकर याद तो कर ही लोगे कि हाँ ये सर ने क्या बताया था। बाकी यू हैव रिकॉर्डिंग्स, अगर आप बाद में देखना चाहते हो तो देख लेना। दूसरा आता है इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव में जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, आप इनको डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म या इंक्लूसिव फॉर्म, जिसमें हम मैक्सिमम लिमिट जो दी हुई है, अपर लिमिट, उसको इंक्लूड करेंगे। इसमें अपर लिमिट भी इंक्लूडेड है और लोअर लिमिट भी इंक्लूडेड है। मीन्स अगर आप देखोगे 0 से 10 लिखा है, अब दूसरी वाली तो 11 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से 10 में हम 10 वाले को भी काउंट करेंगे, क्योंकि नीचे तो लिख नहीं सकते, नीचे वाला 11 से स्टार्ट हो रहा है। सो 0 से 10 में हम 10 वाला भी इंक्लूड करेंगे, 0 वाला भी। 11 से 20 में हम 11 वाला भी इंक्लूड करेंगे, 20 वाला भी। तो ऐसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड हो, उसको हम इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं या डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब ये दोनों कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये 10 है, ये 11 है, 20 है, 21 है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ऐसे केस में
आपके कोर्स में जो है वो ये है कि अगर डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो आप उसके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। उसे कैसे करते हैं, -0.5 माइनस प्लस करके, वो जब क्वेश्चन करेंगे तब हम सॉल्व करके दिखाएंगे और तभी आपको पता चल जाएगा। सो ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जब भी ये इस तरह से आ जाए, ये ग्रुप तो है ही, ये तो याद रखना। जब भी ये हाइफन लगाओ, ये माइनस का साइन नहीं है, हाइफन है कि रेंज है 0 से 10, 10 से 11 से 20 एंड सो ऑन। तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो है। अब ये कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, या इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, वो आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट देखकर पता कर सकते हो। अगर दोनों डिफरेंट है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म है या इंक्लूसिव फॉर्म है। और अगर ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ये आगे तक भी आएगा बच्चे। ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट और ये आगे तक चलेंगे अगर आप मैथ्स लेते हो, इवन कॉमर्स में भी लेते हो तो भी। बिकॉज ग्राफ आपको पता है, ग्राफ का मैथ से कम और डेटा से ज्यादा कनेक्शन है ना। डेटा रिप्रेजेंट करना मैथ्स का पार्ट नहीं है, डेटा रिप्रेजेंट करना सभी सब्जेक्ट में होता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत हो सकती है, ग्रुप्स की जरूरत हो सकती है। ग्रुपिंग के लिए मैथ्स का होना जरूरी नहीं है। ग्रुपिंग आप मतलब मैथ्स तो हर सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है, बट ये जो ग्रुपिंग है वो कोई सी भी साइट लोगे, कोई सी भी स्ट्रीम लोगे तो उसमें यूज होगा ही। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो। नो, यू डोंट नीड टू सेंड मी डेरिवेशन। अगेन मैंने आपसे बोला था जो आपके कोर्स में आप वही करोगे। अगर आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो आपका ही लॉस होगा, मेरा नहीं। डेरिवेशन मुझे भी आती है, यू डोंट नीड टू सेंड मी। जो मैं करवा रहा हूँ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ओनली, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अदर मेथड्स एंड अदर थिंग्स। ओके, नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1, 14.1 सॉरी। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आता है, स्टिल आपको पता होना चाहिए, कुछ टीचर्स दे भी देते हैं। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो पहले आप लोग ही मुझे बताओ कि आप क्या क्या डेटा कलेक्ट करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। ऐसा जरूरी नहीं है कि डेली ही करते हो, कभी कभी भी कर सकते हैं, इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली कोई ऐसा डेटा जो आप करते हो। ओके आदित्य, सभी जवाब देंगे प्लीज। ठीक है। और ओके, ठीक है, फाइन। 5 एग्जाम्पल्स देना है, बिल ठीक है, यस। वो भी एक ग्रोसरी लिस्ट, यस। अगेन डेटा कलेक्शन डजेंट रिप्रेजेंट की न्यूमेरिकली वैल्यू हो, कुछ भी हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ नंबर्स का ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वी कैन कलेक्ट एनी काइंड ऑफ डेटा, वेदर कि हमारे आस पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, जिसमें से कितने बच्चे हैं, या मेरी क्लास के मेरे स्टैंडर्ड के कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, या बुक का कलेक्शन या बुक्स की लिस्ट रखना कि मेरे पास कितनी बुक्स हैं, या फिर मैंने किसको कितनी बुक्स दी हैं या कितनी बुक्स पढ़नी है। एग्जैक्टली। सो डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन, गेम कलेक्शन, यस, गेम्स का भी कलेक्शन हो सकता है कि आपके पास कौन से गेम्स है कौन से नहीं है। नंबर ऑफ पीपल, टाइम स्पेंड ऑन पर्टिकुलर थिंग, यस, कि आपने कितना टाइम में टीवी देखा। अगर आपने देखा हो तो उसमें स्क्रीन टाइम एक फीचर होता है आपके मोबाइल फोन्स में भी, आई डोंट नो सभी में होता है या नहीं होता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें, आपके ट्यूशन क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, कितने बॉयज मेरे लोकेलिटी में रहते हैं, कितने गर्ल्स मेरी लोकेलिटी में रहती हैं, कितने स्टूडेंट्स मेरी लोकेलिटी में रहते हैं, कितने दूर रहते हैं, कितने कौन से स्कूल में है, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, यस।
सो डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जाम्पल हैं, जिसमें से कुछ ये भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, सबसे कॉमन ये होता है आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सभी को पता होता है मोस्टली। लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वेज, ये ऑब्वियसली, ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसमें कुछ ऑड हो सकता है और कुछ इवन, मीन्स कुछ आपके बहुत ही ज्यादा कॉमन है और कुछ जो आप यूज नहीं करते हो या आप डे टू डे लाइफ में नहीं लेकिन कभी कभी कर सकते हो, जिनका यूज आपके लिए हो सकता है। मोस्टली ये तब होता था जब आपके स्कूल्स लाइव होते थे, तो नाइन्थ क्लास में ये बहुत करवाया जाता था कि अपने एरिया का लिटरेसी रेट आप सर्वे करो, इस चैप्टर की एक एक्टिविटी हुआ करती थी। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल ऑफ लास्ट 2 ईयर्स या कोई भी स्पेसिफिक पीरियड का आप अगर देखना चाह रहे हो कि हमने कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी किसी पर्टिकुलर मंथ में या कितने यूनिट्स करे, वो देख सकते हो। ग्रोसरी कंजप्शन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है किचन का, जिसका बहुत ट्रैक रखती हैं, जो आपके घर के जो भी किचन को संभालने, वेदर इट्स योर मदर और फादर और एनी सिबलिंग, जो भी आपके घर की ग्रोसरीज को देख रहे हैं, ट्रैक रखते हैं उसके बारे में, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो कुछ खत्म हो जाएगा तो अचानक से तो नहीं लेने जाओगे। यस। इलेक्शन रिजल्ट्स थ्रू टेलीविजन और न्यूज़पेपर, इलेक्शन रिजल्ट्स में आपके जो घर के बड़े होंगे उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता होगा। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं, देखते हैं, न्यूज़पेपर से देखते हैं, है ना। सो ये सारे कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें। आप जरूरी नहीं है कि यही पांच लिखो, आप भी कुछ लिख सकते हो, वेदर रिपोर्ट, यस, स्पोर्ट्स रिजल्ट, वट एवर, तो कुछ भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। दूसरा वाला है क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन वन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। मैंने जो एग्जांपल दिए हैं उसको मैं अपने हिसाब से करूंगा, आप जो एग्जांपल दे रहे हो आप अपने हिसाब से बता सकते हो। चलो आप बताओ, संस्कृति की वेदर रिपोर्ट जो होगी, वेदर रिपोर्ट जो होती है, मौसम की जो रिपोर्ट होती है, वो प्राइमरी डेटा होती है या सेकेंडरी डेटा होती है? चलो आप लोग ही बताओ। वेदर रिपोर्ट प्राइमरी डेटा होता है या सेकेंडरी डेटा होता है? ओके पीयूष। वेदर रिपोर्ट, यस तन्वी, यस पीयूष, यस संस्कृति, यस आर्यन, यस अर्णव, यस आदित्य। ठीक है, सेकेंडरी रिपोर्ट होती है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वेदर की रिपोर्ट हम ऑब्वियसली खुद से कलेक्ट नहीं कर सकते, वी डोंट हैव दोस इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम उसका पूरा ट्रैक नहीं रखते हैं। सो वेदर की फोरकास्ट, उसकी रिपोर्ट जो भी होती है वो हम या तो किसी वेबसाइट से लेते हैं या फिर टेलीविजन से या फिर न्यूज़पेपर से या किसी अदर सोर्स से हमें बताते हैं कि आज मौसम ऐसा रहेगा। हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि आज मौसम ऐसा रहेगा। हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो वेदर रिपोर्ट नहीं होती है। सपोज करो सुबह उठकर आपकी मॉम ने बोल दिया आज तो ऐसा लग रहा है बारिश होगी, दैट्स नॉट वेदर रिपोर्ट, दैट्स जस्ट एजम्पशन कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो वी नो दैट इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी, फर्स्ट में मैंने जो कलेक्ट करी थी वो थी एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। ये कैसी होगी? ये रॉ डेटा होगा, प्राइमरी डेटा होगा, कैसा होगा बताओ? सॉरी, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा है या प्राइमरी डेटा है? ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास वो मैं खुद ही काउंट कर लूंगा, उसके लिए मुझे किसी रजिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। आई कैन गो एंड हेड काउंट या फिर जूम मीटिंग में मैं काउंट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं ऑब्वियसली क्लास टीचर के पास जाकर नहीं पूछूंगा कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। प्राइमरी डेटा है। सेकंड वन इज लिटरेसी रेट फिगर्ड ऑप्टेन। लिटरेसी रेट की अगर आपको फिगर्स चाहिए एजुकेशनल सर्वे से, फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, तो वो क्या होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? देखो यहाँ पर आपका आंसर खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। आप किसी सर्वे से पता कर रहे हो कि आपके जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, आप खुद से नहीं पता कर पाओगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप डेटा कलेक्ट करवाओगे, है ना। आप खुद से नहीं जाओगे, तो वो एक सेकेंडरी डेटा है। जब भी लिटरेसी रेट या कुछ ऐसे रेट्स वो होते हैं, सर्वेज होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है जो सर्वेज से हमें मिलती है, वो हमेशा सेकेंडरी डेटा होता है। आपके घर पे भी आते होंगे पूछने आजकल कि कितनी वैक्सीनेशन आपके घर में हो गई है कोविड की और किस किस की नहीं हुई है ना।
तो वो सब क्या है, कैसी इंफॉर्मेशन है, वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट किसी दूसरे इन्वेस्टिगेटर से ले रही है। गवर्नमेंट के जो इम्पर्सनल्स हैं, जो डेटा को यूज कर रहे हैं, वो खुद नहीं आ रहे हैं, वो दूसरों से करवा रहे हैं, और फिर उस डेटा को कलेक्ट करके उसके बेस पर वो स्टेटिस्टिक्स बना रहे हैं कि अभी कितनों को जरूरत है, या कितनों को लग गई है, या कितने अभी हमें और चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन उनके काम की है वो उससे निकाल लेते हैं। तो दैट्स अ सेकेंडरी डेटा। डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, सपोज करो आपको लास्ट 10 मंथ का चाहिए, तो आप के लिए वो क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा या प्राइमरी डेटा होगा? यस, ऑब्वियसली मीटर से। नो, वाई प्राइमरी बच्चे? अगर आप बिल्स भी देखते हो तो बिल्स पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वो आपने कलेक्ट करी है? डिड यू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन? नो, है ना? वो कलेक्शन, देखो आपके घर पे आता है मंथ के एंड में एक पर्सन, जो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके जाते हैं, है ना? फिर वो बिल में प्रिंट होके आपके पास आती है, तो वो कलेक्शन आपने नहीं करी, वो कलेक्शन किसने करी? उस पर्सन ने करी, जो उसने फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका जो भी बोर्ड आपको सप्लाई कर रहा है, बीएसएनएल और एनडीपीएल वॉट एवर, तो उसको पास ऑन की, और वो फिर इंफॉर्मेशन आपके पास आई। तो दैट्स अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। सॉरी, यहाँ पर प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी आएगा। लेट मी करेक्ट। ठीक है, और अगर आप बिल से कुछ पर्सन आपने अगर देखा हो, कुछ होते हैं ऐसे जो मॉर्निंग टाइम में उठते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो मीटर की रीडिंग होती है उसको नोट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो अगेन मीटर की रीडिंग को नोट करते हैं। तो उनके लिए वो एक प्राइमरी डेटा है, इन केस वो खुद ही नोट कर रहे हैं तो। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 10 मंथ्स, तो ये सेकेंडरी होगा, क्योंकि आप लास्ट 10 मंथ का जो भी रिकॉर्ड देखेंगे, वो बिल से देखेंगे या फिर कंपनी से जाकर मांगेंगे, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, प्राइमरी नहीं होगा। ग्रोसरी कंजम्पशन, ये तो आप सबको पता है। आपके घर की ग्रोसरी का जो भी ट्रैक है वो आप खुद ही रखोगे, किसी दूसरे से तो नहीं पूछोगे कि मेरे किचन में बताओ कितना ग्रोसरी कंजम्पशन हुआ या फिर कितना बचा है। तो ये एक प्राइमरी डेटा है। यस। एंड लास्ट, इलेक्शन रिजल्ट्स। ये सबको पता है ये कैसा डेटा होता है, इलेक्शन रिजल्ट्स जो हम टेलीविजन या न्यूज़पेपर से लेते हैं। साफ पता चल रहा है ये एक सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको डेटा दिया होगा, नंबर टाइप ऑफ डेटा दिया होगा, पूछेंगे कि ये सेकेंडरी डेटा है या प्राइमरी डेटा है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का डेटा वो है। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 14.2 पर, जो टेबल बनाने वाली है। टेबल जब आप बनाओगे तो याद रखना, एक तो आपको ग्रुप्ड टेबल बनानी हो सकती है, या फिर एक अनग्रुप टेबल। अनग्रुप टेबल आप तब बनाओगे जब आपके पास में कुछ अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी, या फिर फिक्स नंबर्स होंगे जो आपको डेटा में दिख रहे हैं, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, फिर से 10 20, इस तरह से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। वो भी आप ग्रुप में बना सकते हो, बट जब अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी तब आपको जो टेबल बनानी है वो अनग्रुप्ड टेबल बनानी है। और जब आप ग्रुप्ड टेबल बनाओगे किसी डेटा की, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस बनाओगे, कभी भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं बनाओगे। ठीक है? तो आपको बस दो टाइप की टेबल बनानी है, वेदर दे आर अनग्रुप्ड, और ग्रुप्ड में डिसकॉन्टिन्यूस वाली नहीं बनानी है, कॉन्टिन्यूस बनानी है। अब ये ब्लड ग्रुप वाली दिया है, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसमें हम ऑब्वियसली ग्रुपिंग नहीं कर सकते। अगेन, हम ये नहीं लिख सकते ए से लेकर बी तक के कितने स्टूडेंट्स के या कितने लोगों के ब्लड ग्रुप हैं, या बी से ए बी तक के कितने हैं। ये तो फिक्स वैल्यूज होती हैं, इसमें कोई रेंज हो ही नहीं सकती, है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ए बी ओ एंड ए बी। तो इसका हम किस टाइप का डेटा बनाएंगे, ये डेटा जो है ये हमारे पास आया, और हमने इसको बनाना है, एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है, और साथ में बताना है कि रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है एंड मोस्ट कॉमन क्या है। सबको पता है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ ही होता है। देखते हैं इस सर्वे के हिसाब से क्या आता है। सो ब्लड ग्रुप है हमारे पास
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल ग्रुपिंग नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पर हमने नो, सबसे ज्यादा कॉमन ए ओ होता है, बी नहीं होता है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ। ए बी ओ एंड ए बी, ये है हमारे पास चार ब्लड ग्रुप्स, है ना। जब हमारे पास ओनली 4 वैल्यूज है तो इसकी ग्रुपिंग करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। इवन ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, उसमें सिर्फ 4 टाइप के ही हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती, तो हम उसको ग्रुप्ड में लिखते तो दो ही क्लास इंटरवल बनते ज्यादा से ज्यादा। तो उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखना भी लॉजिकल नहीं है। तो इस केस में हमने ये ब्लड ग्रुप लिखे, और ए के बताओ कितने हैं, आप काउंट कर लोगे। टैली मार्क्स बनाना चाहते हो तो आप टैली मार्क्स बना सकते हो। टैली मार्क्स में क्या करते हैं हम, जरा बताना, व्हाट डू वी डू इन टैली मार्क्स। चलो मैं एक कॉलम बना ही देता हूँ एक क्वेश्चन में। यहाँ पर टैली मार्क्स सपोज करो मुझे बनाने हैं, तो कितने टैली मार्क्स आएंगे, ए के कितने हैं, 1 2, ऐसे करते हो या कैसे करते हो आप। अच्छा, मैं दो टाइप्स लिख रहा हूँ, 1 और 2। आप मुझे बताना स्लांट जो होता है वो ये होता है या ये होता है, सेकंड वाला होता है फर्स्ट वाला होता है। जो हम कट करते हैं वो किधर की साइड करते हैं, बताओ बताओ सब बताओ। फर्स्ट वाला होता है, यस। नो, हम जो स्लांट बनाते हैं बच्चे वो ऐसे बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जैसे ए के कितने हैं, चलो बताओ, ए के बताइए कितने हैं, ए के बताइए कितने हैं। नो सर, क्यों नो सर, बच्चे ऐसे ही होता है। वंश, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की साइड। ए के 9 है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने हो गए, 9 हो गए। अगेन यू कैन यूज दिस वन एज वेल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड होता है लेकिन ये होता है। आप मैथ्स में बहुत सारी ऐसी चीजें देखोगे जो डिफरेंट डिफरेंट वेज से यूज करी जा सकती हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का स्टैंडर्ड होता है। अब वो स्टैंडर्ड कौन सा आपको यूज करना है वो आपके ऊपर है। आप लेफ्ट टू राइट करो, राइट टू लेफ्ट करो, यहाँ पर मेन पर्पज है कि आपको फिफ्थ वाला जो है वो स्लांटेड बनाना है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है। कहीं कहीं ये भी यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या फिर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, नो। 9 हो गए, फिर बी के कितने हैं, बी के बताओगे। बी के 6 है। ओके, तो आपको पता है 6, पहले आप टैली मार्क्स बनाते हो फिर ये फ्रीक्वेंसी लिखते हो, ये याद रखना, ठीक है। इनको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी होती है, और ये तो नंबर ऑफ ग्रुप्स है तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ये 6 हो गया। फिर ओके कितने हैं, तो इस तरह से आपके पास में ये पूरी टेबल बन जाएगी, 9 6 12 3। तो यहाँ से आपको फिर उन क्वेश्चंस के आंसर दे देना है, टोटल जरूर लिख कर आना है, वेदर क्वेश्चन पूछा या नहीं लिखा है। टोटल क्वेश्चन में देखकर नहीं लिखना है, ये प्लीज ध्यान रखना। टोटल कभी भी क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स दिए हैं और वो देखकर आपने लिख दिया, नो। आपकी भलाई इसी में कि आप खुद का नंबर काउंट करके टोटल टोटल करो। उससे आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आप वेरीफाई कर लोगे कि आपने सही कैलकुलेट किए हैं, सभी काउंट किए हैं या नहीं किए हैं। इस टोटल से हमें पता चल जाएगा, अगर कोई स्किप हुआ है तो ये कम आएगा, अगर कोई ज्यादा हो गया है तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो नंबर है टोटल करके इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत करना कि टोटल यहाँ पे क्वेश्चन में देखकर 30 लिख दो, नो। आप खुद का सम करो और देखो कि वो
ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एक तरीका है चेक करने का कि आपने कोई वैल्यू स्किप तो नहीं करी है या एक्स्ट्रा तो नहीं काउंट कर दिया है। सो इसको टोटल को हमेशा खुद से कैलकुलेट करके लिखना है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व दैट जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए बी है, और जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, ओ है। टेबल बनाने में किसी को प्रॉब्लम आई एम श्योर नहीं होगी, या है किसी को? सबने बनाई हुई है पहले क्लासेस में भी? किस किस ने नहीं बनाई? मजा आता है, मजा नहीं लेना है बच्चे। मतलब मजा लो, अच्छी बात है, बट ये नहीं कि सिर्फ इसमें मजा आता है तो यही करते रहो। इजी क्वेश्चन होते हैं इसलिए मजा आता है ना, क्योंकि इसमें कुछ खास करना नहीं होता। इफ वी कैलकुलेट सर आंसर इज कमिंग 29 एंड स्टूडेंट्स आर 30। अगर 29 आ रहा है तो फिर हमने गड़बड़ करी है पीयूष। नहीं आना चाहिए, 30 ही आना चाहिए। चलो देखते हैं, 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है। 15 + 12 कितना होता है, 27 होता है। 27 + 3 कितना होता है, 30 हो रहा है। तो मेरा तो सही आ रहा है, आपका 29 क्यों आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर गलत है। अगर आपने टेबल बनाई है और उसमें 29 आ रहा है तो आपने कोई वैल्यू स्किप कर दी है। और अगर आपके यही वैल्यूज हैं उनको ऐड करके 29 आ रहा है तो आपने एडिशन सही नहीं किया है। ठीक है, दोनों सेम आने ही चाहिए। इन शॉर्ट, कैलकुलेट करके आंसर वही आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया है। अगर नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। यस, तो देखो इसी से पता चल गया कि आपने कुछ मिस्टेक करी है ना। तो हमेशा कैलकुलेट करके सम लिखो और उसे चेक करो कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो रीचेक योर कैलकुलेशंस, और रीचेक डेटा की जो आपने वैल्यूज लिखी हैं। यस, इंपॉर्टेंट। फाइन। सो ये तो हो गई फर्स्ट टेबल। जो ग्रुप टेबल है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और कल हम साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में आपका फिर सेल्स वाला चैप्टर होगा। तो प्लीज डू नॉट मिस टुमारोज क्लास। एंड प्लीज फर्स्ट चैप्टर में से अगेन, वंश तुमने सॉल्यूशन नहीं भेजे? ओके पीयूष, तो रिवीजन हो जाएगा। तुमने जो क्वेश्चंस भेजे थे वंश, उनके वो नहीं भेजे। न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा और आप करोगे। उसके बाद में फिर एक दिन किसी दिन डाउट क्लास में वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। न्यूमेरिकल्स का असाइनमेंट मैं उस दिन करने वाला था, लेकिन इट गॉट में मुझे याद आया कि वो तो दूसरे उसमें था जो कंप्यूटर मेरा क्रैश हो गया था। तो मैं दोबारा बना रहा हूँ। गिव मी सम टाइम, मे बी कल तक कर दूँ। वो न्यूमेरिकल्स आप करोगे, उसके बाद में अगर उसमें डाउट्स होते हैं तब आप मुझे बताओगे। गुड। न्यूमेरिकल्स में जो मैंने बताया था उसी से ही करने हैं। टीचर से सीख ले, अच्छी बात है, मैंने भी बताया था, आई होप मेरे से भी थोड़े बहुत सीखे हो। उससे ज्यादा फालतू या कम नहीं करना है। बस सर्कुलर मोशन का एक और था जो अ, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं बता दूंगा कल। लेकिन सीखने की जरूरत क्यों हुई वंश? वो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर चुके थे और वो मैं कई बार आपको करवा भी चुका था। तभी मैंने आपसे बोला था ये वाले क्वेश्चंस क्या मैंने सभी को नहीं कराए इस टाइप के या इस टाइप के? तो उसमें डाउट्स क्यों हैं? कितने बार तो मैंने कराए ये वाले क्वेश्चंस, आपके क्लियर भी कराए डाउट्स। स्टिल आपको उन्हीं में प्रॉब्लम है, वाई? चैप्टर 2 में था या 1 में था, किसी में भी था, वो सेम ही तरीके से होने थे। आपको एक्स की वैल्यू दे रखी थी, आपको 1/x की वैल्यू निकालनी थी, मीन्स उसका रेसिप्रोकल निकालना था। सिंपल, और उसको रैशनलाइज करना था, रैशनलाइज करके फिर ऐड कर देना था। ऐसे ही तो करना था। टीचर ने भी तो ये बताया होगा कि एक्स की वैल्यू अगर 2 + √3 दे रखी है तो 1/x की वैल्यू 2 - √3 आ जाएगी रैशनलाइज करके, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन हुआ ना बच्चे, कि आपको 2 + √3 वैल्यू पता है, 1/x निकालना है तो आप रैशनलाइज करोगे, नीचे नहीं छोड़ सकते है ना, रैशनलाइज करोगे तो आंसर आपके पास में इसकी 1/x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसको आप पुट कर दोगे।
तभी तो मैंने आपसे बोला था कि आप सॉल्यूशन थोड़ा सा तो भेजो कि मैं देखूं तो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जब तक सॉल्यूशन नहीं भेजोगे बच्चे, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा आपको। और वो मैं आपकी भलाई के लिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेज सकता हूँ, मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है इसके भी कर सकता हूँ, और आपको पूरा सॉल्यूशन लिख के भी भेज सकता हूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। बेटर होगा कि आप पहले ट्राई करो, उसके बाद में पूछो कि सर मैंने यहाँ तक कोशिश करी पर मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके आगे करना क्या है। वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि आपने मुझे क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, देखते ही आपने बोल दिया नहीं मुझसे नहीं होगा। अगर देखते ही आप किसी क्वेश्चन को ये बोल रहे हो मुझसे नहीं होगा या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक गलत बात है। मैथ्स में आप थोड़ा अटेम्प्ट जरूर करके देखोगे क्योंकि उस टॉपिक की नॉलेज आपको है, तो थोड़ा सा माइंड लगाओ। आई वांट कि आप थोड़ा सा तो माइंड लगाओ उसमें, चाहे गलत ही क्यों ना हो, आपका फर्स्ट स्टेप से ही क्यों ना गलत हो, डजेंट मैटर। मैं उसके लिए आपको कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, उस फर्स्ट स्टेप की गलती से आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ से स्टार्टिंग ही गलत कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग ऐसे नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग किसी दूसरे तरीके से करनी है। या फिर हो सकता है आपने स्टार्टिंग सही करी है, बीच में आके गलत है, तो मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल सही स्टार्टिंग करी है, आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे थे लेकिन बीच में आपने गलत किया है। ठीक है, तो डाउट्स बताने में और सॉल्यूशन बताने में बहुत डिफरेंस होता है। आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, आई कैन सेंड यू सॉल्यूशन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो सॉल्यूशंस आपको वेबसाइट्स पे हजारों मिल जाएंगे, आप टाइप करो आपको दुनिया भर के लिखे हुए मिल जाएंगे, दुनिया भर की वीडियोस भी मिल जाएंगी, बट अगेन वो आपके काम तभी आएंगे जब आप उनकी प्रैक्टिस खुद से करके देखोगे, है ना। आपने एक टाइप के क्वेश्चन देख लिया है, उस टाइप के बाकी क्वेश्चंस करने की कोशिश करो और उस टाइप को यूज करके और क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। एनीवेज, बस इतना ही फर्स्ट चैप्टर के। अगेन डाउट्स भेज देना जिस जिसको भेजने हैं, उस पे बेटर है कि आप यूट्यूब वाले चैनल कमेंट में लिख दोगे या तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हो तो गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम पर पोस्ट कर दो। व्हाट्सएप पर मैं डाउनलोड कई बार कर लेता हूँ, कई बार नहीं, तो बेटर उस पर गूगल क्लासरूम पर पोस्ट कर दो। लेट मी सी कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इस वीक में एक फर्स्ट चैप्टर की डाउट क्लास होगी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप अपने सारे डाउट्स फर्स्ट चैप्टर के भेज दो। तो उस डाउट क्लास में मैं आपको अनम्यूट भी करूंगा, आप अपने डाउट्स जो क्वेश्चंस भेजोगे उससे रिलेटेड पूछ सकते हो, नो नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और जिस जिसकी फी सबमिट नहीं हुई है प्लीज सबमिट योर फी, एंड जिस जिसने अप्रैल में ज्वाइन किया था वो प्लीज जुलाई के फर्स्ट वीक में अपनी फी सबमिट करा दीजिएगा। टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड बाय।